हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो अगर एक पार्टिकल है तो उसका एक डेफिनेट मोमेंटम होगा और डेफिनेट पोजीशन होगी। लेकिन जब हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं या फिर हम बहुत ही छोटे स्केल पे चले जाते हैं, तो आपका एक पार्टिकल जो है उसका ना ही तो डेफिनेट मोमेंटम होता है ना ही डेफिनेट पोजीशन होती है। ओके, क्योंकि हम एक क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर को सेटिस्फैक्टरीली नहीं समझा सकते क्लासिकल मैकेनिक्स से, बिकॉज उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि आपने देखा है कि वो जब हम किसी बहुत अगर हम काफ़ी बड़े पार्टिकल के मोमेंटम या पोजीशन की मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मेजरमेंट के दौरान उसकी पोजीशन या मोमेंटम में इतना कोई चेंज नहीं आता। बट अगर हम किसी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो उससे सिस्टम डिस्टर्ब होगा और मोमेंटम और पोजीशन में चेंज आ जाएगा। ओके, सो तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल आपका, उसे हम एक वेव पैकेट से शो करेंगे। ओके, सो इसलिए आपका जो पोजीशन है पार्टिकल की, सो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी, तो ये डेल्टा एक्स आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, तो ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी है आपकी पार्टिकल की, और डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ओके, ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप मोमेंटम या पोजीशन को एक साथ दोनों को मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। ओके, जब हम पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं एक्यूरेटली, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और जब हम अनसर्टेनिटी आपकी मोमेंटम में एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करते हैं या मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करते हैं, तो आपका पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पोजीशन को डेफिनेटली एक्यूरेटली पता करने की कोशिश करते हैं, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ओके, सो मतलब हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ऑफ एक्स हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगा, और वो डेफिनेट वैल्यू आपकी एच कट। ओके, एच कट है या एच कट बाय टू है ना। सो दैट इज द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो we need to understand so डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का प्रोडक्ट आपका एच कट बाय टू से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो स्टेटमेंट इसका ये हो गया कि आपका साइमल्टेनियसली हम मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, और इनका अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट मोर देन एच कट बाय टू ही होगा ऑलवेज। ओके, आफ्टर दैट एच की वैल्यू आपकी 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34।
जूल सेकेंड, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है। और एच कट का मतलब आपका इसे 2 पाई से डिवाइड कर दो, है ना। एच कट आपका क्या हुआ, एच डिवाइड बाई 2 पाई, एच कट इज एच डिवाइड बाई 2 पाई। इस वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो आपका एच कट आ जाएगा, है ना। और अगर आप एच कट बाय 2 चाहिए हमें, क्योंकि तो इट मीन्स हमें एच को 4 पाई से डिवाइड करना होगा। देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कि कितनी मिनिमम लिमिट क्या होगी आपकी अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट की। ओके, तो अगर 2 पाई से हम एच को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आएगी। और इसका भी हाफ होगा एच कट बाय 2, ठीक है। तो इसका भी हाफ वैल्यू हमारी मिनिमम लिमिट होगी, दैट विल बी 0.5272 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इट मीन्स डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ऑफ एक्स हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगा। ओके, तो ये अनसर्टिनिटी का प्रोडक्ट हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगा। ओके, नाउ अब हम इससे, अच्छा ये आपका अगर एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है, अगर वाई में होगा तो आपका यहाँ पे वाई आ जाएगा, है ना। और मोमेंटम भी वाई में मेजर होगा फिर। ओके, और अगर जेड में होगा तो जेड आ जाएगा। ओके, नाउ अब अगर हम मान लें कि हमने पार्टिकल की पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो ज़ीरो कर दी, मीन्स हमने एक्यूरेटली पार्टिकल को पता कर लिया और पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल गई, है ना। सो इट मीन्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो। सो अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा पी ऑफ एक्स क्या था, दैट इज एच क्रॉस बाय 2। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स जो प्रोडक्ट में था वो साइड आपका डिवीजन में चला जाएगा, इट मीन्स ये डेल्टा एक्स यहाँ पे। अब ये अगर जीरो अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स पी ऑफ एक्स अप्रोच इज इन्फिनिटी, है ना। इसका मीनिंग आपका मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो मीनिंग कि आप तब मोमेंटम का मेजरमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो अगर आप मतलब अगर आप पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं तो आप उसका मोमेंटम मेजर नहीं कर पाएंगे। और इसे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप एक्यूरेटली पार्टिकल का मोमेंटम मेजर कर ले तो आप पोजीशन मेजर नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। क्योंकि अगर आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो करेंगे तो पार्टिकल के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, सो नाउ आप मोमेंटम को मास और वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मोमेंटम इज मास वेलोसिटी, है ना। मास इंटू वेलोसिटी लिख लिया मोमेंटम को। तो अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वी विल गेट v ऑफ x विल बी मोर देन h क्रॉस बाय 2। मैं मास को इस साइड से इस साइड ले आ रहा हूँ बिकॉज मास इज कांस्टेंट, सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल बिकम्स दिस। ओके, तो वो ये बन जाएगा। अब अगर हम देखें कि अगर पार्टिकल आपका लाइट पार्टिकल है, अगर आपका पार्टिकल लाइट है, अगर मास आपका कम है ना, जीरो है, तो इट मीन्स आपका अनसर्टेनिटी जो होगी, अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी और पोजीशन का पार्टिकल के, वो बहुत ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि उनकी अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा रहेगा और वो डेफिनेट वैल्यू तब बढ़ जाएगी जब हम m की वैल्यू जीरो को अप्रोच कराएंगे। क्योंकि m जीरो अप्रोच किया
तो इट मीन्स एच क्रॉस बाय 2m क्या है, वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, और ये अगर इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एक्स तो आपका इससे ज़्यादा ही है ना, तो वो भी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। ओके, सो अच्छा, अगर हम मास इन्फिनिटी अप्रोच कराएं, मतलब हैवी पार्टिकल ले, तो हैवी पार्टिकल लेने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है ये आपका कम हो जाएगा। कैसे? आपने हैवी पार्टिकल लिया तो मतलब एच क्रॉस बाय 2m, ये क्या अप्रोच कर जाएगा, ये आपका जीरो अप्रोच कर जाएगा। तो इट मीन्स अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो जीरो अप्रोच कर जाएगा, है ना। तो तब आप, यानी कि इसलिए ही हम कह सकते हैं कि हम हैवी पार्टिकल्स का या फिर डेली लाइफ में जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनका पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, बिकॉज उनका मास हैवी है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मास हैवियर होगा तो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट काफ़ी कम, उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो काफ़ी कम होगी। जबकि अगर आप अनसर्टेनिटी, अगर आप लाइट पार्टिकल्स के लिए देखें तो बहुत चांस है कि उनकी उनमें एरर ज़्यादा आएगा उनकी पोजीशन को मेजर करने में, है ना। अच्छा, हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मोमेंटम के और पोजीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और एनर्जी और टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम और पोजीशन के टर्म में, मोमेंटम और पोजीशन के टर्म में डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, और अगर हम एनर्जी टाइम के टर्म में लिख रहे हैं, टाइम और एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं, ओके। तो इट मीन्स हम एनर्जी और टाइम भी सेम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक्साइटेड स्टेट में गया है कुछ एनर्जी गेन करके, तो वो यहाँ पे कितने टाइम तक रहेगा, अगर हम ये टाइम पता कर ले तो हम एनर्जी भी पता कर सकते हैं, है ना। सो दीज आर द एप्लीकेशंस फॉर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। तो अगर हम एनर्जी की मेजरमेंट एक्यूरेटली करने की कोशिश करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम टाइम की मेजरमेंट में एरर बढ़ जाएगी, और अगर टाइम की मेजरमेंट एक्यूरेटली करने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी की मेजरमेंट में एरर बढ़ जाएगी। और इसे हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन के टर्म में लिख सकते हैं। एंड एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर मोमेंटम आपका एल से डिनोट होता है, और एंगुलर पोजीशन यानी कि फाई या थीटा, और वो एच कट बाय 2 से ज़्यादा ही होगी। तो ये आपके डिफरेंट वेज है टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। सो आपका एक कॉजुअलिटी प्रिंसिपल है, वो कहता है कि उसके अकॉर्डिंग कि अगर हमें एक डेफिनेट टाइम पे हमें पोजीशन और बिहेवियर पता हो सिस्टम का, तो हम उसका फ्यूचर में बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं पार्टिकल का। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें एक सर्टेन टाइम पे अगर बिहेवियर पता भी है, या अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है
तो प्रॉब्लम ये है कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते। हम जब तक सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक हम मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये इम्पॉसिबल है कि हम सिस्टम की मेजरमेंट नहीं ले सकते विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। ओके, तो इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी, कभी भी एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते। तो इसलिए इसलिए प्रोबेबिलिटी की इंटरप्रिटेशन हमें यूज करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। सो तो अगर हम कहें कि जैसे आपका बोर ऑर्बिट्स थे, तो उनमें अगर इलेक्ट्रॉन हम कहें कि एक डेफिनेट एनर्जी में रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपकी एक डेफिनेट एनर्जी में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेट एनर्जी का मीनिंग हुआ कि उसकी अनसर्टेनिटी जीरो हो गई। तो डेफिनेट एनर्जी का मीनिंग हुआ कि अनसर्टेनिटी जीरो होगी। अब अनसर्टेनिटी जीरो होगी तो इसका मीनिंग टाइम आपका जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था कि वो इनफाइनाइट लाइफ टाइम तक आपके ऑर्बिट में ही इन्वॉल्व करते रहेंगे, है ना। लेकिन इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका कोई रेडिएशन नहीं निकलना चाहिए जब ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन एक्चुअल में तो हम जानते हैं कि वो एक डेफिनेट टाइम तक ही हायर स्टेट में रहेगा, उसके बाद वो फिर दोबारा से लोअर स्टेट में आ जाएगा। कुछ 10⁻⁸ सेकंड का टाइम होता है ना। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया, आफ्टर दैट वो हायर स्टेट में गया। ओके, फिर वो वापस से एनर्जी रेडिएट करके वापस आ जाएगा। तो और ये टाइम जो है आपका कुछ 10⁻⁸ सेकंड्स का होता है, ठीक है। लेकिन है ना, लेकिन तो जो बोहर ऑर्बिट है वो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं कि वोलेट करते हैं। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जब आपका बोहर ऑर्बिट में आपका टाइम जो है वो एक इसमें हम कह सकते हैं कि इतने टाइम बाद ये वापस अपनी सेम स्टेट में आ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना ये चाहिए था कि अगर एनर्जी डेफिनेट है ऑर्बिट्स की, तो इट मीन्स आपका जो टाइम है वो इनफाइनाइट चला जाना चाहिए। लेकिन टाइम जो है वो इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, टाइम आपका 10⁻⁻⁻सेकंड है, -8 सेकंड है, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया है। तो इट मीन्स आपके जो बोहर ऑर्बिट है वो कॉन्सेप्ट आपका वोलेट कर रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ओके, अब अगर हम इसका एक छोटा सा प्रूफ देखें, और इसका हम एक और प्रूफ करेंगे जो कि बाद में करेंगे, और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके ऑपरेटर वगैरह से करेंगे, है ना। तो उससे पहले हम एक छोटा सा प्रूफ देख ले रहे हैं इसका, इसे समझने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रिक्शन पैटर्न से थ्रू ए सिंगल स्लिट हम इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे भी कि कैसे ये सब हो रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। ओके, सो अगर हम एक सिंगल स्लिट लें तो उसमें यहाँ पे स्पेस होगा बीच में, है ना। और वैसे तो ये स्पेस आपका काफ़ी कम होता है, बट मैं इसे थोड़ा ज़्यादा बना दे रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, अब यहाँ से इस स्पेस से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। ओके, सो अब ये समझो कि ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और ओनली एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का मोशन है। ओके,
अब आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से फायर की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियली जो अनसर्टेनिटी हो सकती है पोजीशन में, वो क्या होगी, विड्थ के इक्वल होगी, जो ये स्लिट विड्थ कह सकते हैं हम, इसके इक्वल होगी। तो मतलब इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी, है ना। अब ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई हुआ, तो इसे मैं डेल्टा वाई लिख लूँ, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ना। तो ये डेल्टा वाई आपकी अनसर्टेनिटी है इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आपका जा सकता है। ओके ओके, नाउ अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका पैटर्न बनेगा वो यहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो इस तरह से बनना चाहिए। थोड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न को मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँ, है ना, ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न शुड बी लाइक दिस। ओके, इस तरह से होना चाहिए। सो अब आपका ये आपका थीटा एंगल, दैट इज ऑल्सो थीटा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इस पाथ से भी जा सकता है और इस पाथ से भी जा सकता है। ओके, सो अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी थी, डेल्टा वाई। ओके, नाउ अगर हम ये पीक बनी है आपकी, तो इस पीक के लिए डिफ्रैक्शन की इक्वेशन अगर हम लगाए कंस्ट्रक्टिव, तो वो होगा आपका एन लैम्बडा इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए इज द स्लिट विड्थ और विड्थ इज द डेल्टा वाई, तो यहाँ पे आपका डेल्टा वाई आना चाहिए। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो दैट शुड बी एन शुड बी वन। ओके, तो इट मीन्स लैम्डा इज डेल्टा वाई साइन थीटा। ओके, नाउ अब अगर हम देखें, सो इट मीन्स कि आपका वेव जो, अगर हम डेल्टा वाई लिखेंगे तो डेल्टा वाई को हम वेवलेंथ और साइन थीटा के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपके इस पैटर्न के बनने के लिए कंडीशन है, ऑप्टिक्स में इसके बारे में समझाया जाता है। ओके, सो अगर हम, अब देखो, अगर हम, अगर मैं इस विड्थ को कम करूंगा, तो ये क्या होगा, ये ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी, ये इधर से इधर ज्यादा फैलेगा, एंगल बढ़ जाएगा, है ना। देखो, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा वाई, डेल्टा वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब थीटा कह सकता हूं मैं, बिकॉज जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है ना। तो मतलब अगर मैं स्लिट विड्थ कम करूंगा तो आपका थीटा बढ़ जाएगा, और थीटा कम करूंगा तो स्लिट विड्थ बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब या तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी या मोमेंटम में बढ़ेगी। तो वो तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है मुझे, है ना, कि एक में मैं अनसर्टेनिटी कम कर रहा हूँ तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जा रही है। अब एक्यूरेट, अब हम फॉर्मुलाइजेशन भी कर लेते हैं। तो अगर मैं मोमेंटम देखूं, तो आपका माइनस थीटा टू प्लस थीटा, आपका इस साइड माइनस थीटा टू प्लस थीटा आपका ये हो सकता है एंगल। तो और क्योंकि आपका ये पी इस साइड है और थीटा इस साइड है, तो आपका कंपोनेंट क्या बना, पी साइन थीटा, है ना। और इस साइड भी आपका पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
डेल्टा पी ऑफ वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा माइनस पी साइन माइनस थीटा। ओके, बिकॉज आपका प्लस थीटा टू माइनस थीटा है। ओके, नाउ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा, that is 2p sin theta. Okay, so that is delta p of y. अब हम यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, हम p को क्या लिख सकते हैं, हम p को लिख सकते हैं h बाय लैम्बडा। ओके, ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिखा गया है ना। तो डी ब्रोगली फॉर्मूला आपका ये है कि अब यहाँ पे p को मैं लैम्बडा से रिप्लेस कर दूं, डेल्टा पी वाई इक्वल्स टू 2h बाय लैम्बडा साइन थीटा। लेकिन मुझे पता है कि लैम्बडा बाई साइन थीटा आपका डेल्टा वाई है, लैम्बडा बाई साइन थीटा आपका क्या है, डेल्टा वाई। तो मैं अगर डेल्टा, ये आपका डेल्टा वाई ऑफ डेल्टा पी ऑफ वाई आ गया है ना। अब डेल्टा पी ऑफ वाई हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूफ करने के लिए डेल्टा पी ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई, इसका प्रोडक्ट निकालो। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट 2h बाय लैम्बडा साइन थीटा, ये डेल्टा पी ऑफ एक्स की वैल्यू और डेल्टा पी ऑफ वाई लैम्बडा बाय साइन थीटा इंटू लैम्बडा बाय साइन थीटा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया ये टर्म्स, लैम्बडा से लैम्बडा साइन थीटा से साइन थीटा। तो आपका डेल्टा पी ऑफ वाई डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2h। 2h मतलब ये आपका 2h ग्रेटर देन h कट होगा, और h कट बाय 2 से भी ग्रेटर ही होगा फिर, है ना। तो दैट इज आवर प्रूफ। ओके, सो एक बेसिक सा प्रूफ है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक बेसिक सा प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप इतना ही समझ लो कि अगर आप स्लिट विड्थ, जैसे ही आप स्लिट विड्थ को कम करते हो वैसे ही आपका एंगल बढ़ जा रहा है, और एंगल बढ़ जाने से मतलब आपका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। और स्लिट विड्थ जैसे ही आप बढ़ाओगे, जैसे ही आप स्लिट विड्थ को बढ़ाना चाहोगे, यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बढ़ाओगे, तो आपका एंगुलर मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो सीधी बात है, एंगल बढ़ाओगे तो ये स्लिट विड्थ कम रखनी पड़ेगी, स्लिट विड्थ बढ़ाओगे तो एंगल कम हो जाएगा, है ना। ओके, सो नाउ अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ कंसिक्वेंसेस भी देख लेते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ट्रू है तो इसके क्या क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। एक तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, है ना। तो मतलब एक प्रूफ तो ये है आपका, जो कि काफी बार एग्जाम्स में आता है, कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड और विद इन न्यूक्लियस। ओके, कि न्यूक्लियस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, है ना। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है न्यूक्लियस का जो रेडियस वो लगभग 1 फर्मी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी होता है ना। फर्मी मतलब 10 रेज टू द पावर 15 -15 मीटर में अगर हम देखें तो, है ना। अब रेडियस इतना है तो डायमीटर आपका 2r, मीनिंग 2 × 10 रेज टू द पावर -15 मीटर होगा,
है ना। तो आपका अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसमें उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपकी सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 2 × 10⁻⁻15 मीटर, इतनी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर अंदर रहेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, और अगर इससे ज्यादा वैल्यू आई डेल्टा एक्स की तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से बाहर ही रहेगा। ओके, तो अगर हम मिनिमम एनर्जी निकालें जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए इस डेल्टा एक्स के अंदर रहने के लिए, तो वो होगी आपकी एनर्जी, तो टोटल एनर्जी रिलेशन लगाएंगे हम, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर C4। ओके, तो हम मिनिमम जो एनर्जी निकालेंगे जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को चाहिए न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए, वो आपकी होगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर C4। ठीक है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एम नोट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका पी इज द मोमेंटम। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर हम मोमेंटम और डेल्टा एक्स के रिलेशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले मोमेंटम की, तो वो क्या होगी आपकी, हम इसमें लिख सकते हैं h क्रॉस बाय 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, तो h क्रॉस बाय 2 डेल्टा एक्स लिख दो p की प्लेस पे। तो एनर्जी एनर्जी आपकी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए, h क्रॉस बाय 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर C4। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड सी इज आल्सो द कांस्टेंट। इन सब कांस्टेंट्स की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपकी एनर्जी आएगी वो लगभग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ओके, सो अब ये एनर्जी है आपकी काफी हाई। ठीक है, तो कम से कम इतनी एनर्जी आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखें तो वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी भी इतनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जो निकल के आ रहे हैं उनकी एनर्जी तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी और इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है। और ये एनर्जी हमने कैलकुलेट की है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके, है ना। यहाँ पे क्योंकि पी की वैल्यू हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दी है और ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज किया है, ओके, फॉर द एनर्जी।